जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे आकांक्षा पीएससी कोचिंग जांजगीर में। चलिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। और भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पिछले क्लासेस में हम लोगों ने गुप्त काल तक और गुप्त काल के बाद पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है ना। स्टार्टिंग से लेकर जब हम लोग बात करें हड़प्पा काल से, हड़प्पा के बाद वैदिक, फिर बौद्ध, जैन, मगध का उत्थान, मौर्य, और उसके बाद भारतीय राजवंश, विदेशी आक्रमण, इस तरीके से हमने अभी गुप्त काल तक पढ़ा। और गुप्तोत्तर काल में हम लोगों ने हर्षवर्धन को देखा। कहीं भी हमने क्या किया, सुदूर दक्षिण की बात नहीं की है, मतलब दक्षिण भारत में क्या हो रहा है इसकी बात हम लोगों ने अभी तक नहीं की है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है संगम काल। संगम काल जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत के इतिहास की बात होती है। ठीक है जी। तो टॉपिक क्या है हमारा, संगम काल। और ये संगम काल में पढ़ना क्या है, तो दो चीज़ पढ़ना है। एक तो संगम साहित्य पढ़ना है, और ये संगम साहित्य जितने भी हैं इन्हीं साहित्यों से हमें दक्षिण भारत के 3 राजवंश चेर, चोल और पांड्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो इनके बारे में पढ़ना है। याद रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। पढ़ना क्या है अपने को, संगम साहित्य पढ़ना है। और संगम साहित्य के अंतर्गत ही हमें क्या होता है, इन तीनों साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है कि सुदूर दक्षिण में क्या था, चेर, चोल और पांड्य नामक कोई राजवंश था। ये क्या करते थे, शासन करते थे। तो इनके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संगम काल, काल काल का तात्पर्य क्या है, समय। ठीक है, काल का तात्पर्य क्या होता है, समय। तो संगम काल जो है, या संगम काल किसको बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा ये जो संगम काल है, संगम काल है ना। तो काल का मतलब क्या, समय। और दूसरी तरफ संगम का मतलब क्या होता है, संघ होता है, जहां लोग क्या होता है, एकत्र होते, समागम करते हैं, है ना। तो यह आप बोल सकते हैं सम्मेलन, है ना। आर्टिकल 19 जो अब हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 19(2) में लिखा है ना, संगम बनाने का अधिकार। तो वही चीज़ है यहाँ। संगम मतलब क्या, सम्मेलन। और सम्मेलन का समय, इसी को क्या बोला गया है, संगम काल। तो संगम काल वास्तविक में है क्या, तो संगम काल को बोला जाता है यह तमिल कवियों के सम्मेलन का काल है। सम्मेलन का काल याद रखिएगा क्या है, तो तमिल कवियों के सम्मेलन का काल है। मतलब क्या हुआ था, एक समय था, जो समय बोला जा रहा है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक क्या हुआ, तमिल कवियों का क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है। ठीक है, सम्मेलन हुआ है। तो ये सम्मेलन जो हुआ है ना, लंबे समय तक चला है, लंबे समय तक चला है। और मुख्य रूप से 3 सम्मेलन हुए हैं, 3 सम्मेलन हुए हैं। और इन सम्मेलन में क्या हुआ है, तो कवियों के द्वारा कवि की रचना की गई है, या कविता की रचना की गई है। इन्हीं को क्या बोल दिया जा रहा है, साहित्य का नाम दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, संगम काल है क्या, तो संगम काल क्या है, तो तमिल कवियों के सम्मेलन का काल है। मीन्स क्या होता था, सम्मेलन होता था, बहुत सारे कवि आते थे, सम्मेलन करते थे और अपनी अपनी रचना को क्या करते थे, प्रस्तुत करते थे। उनमें से जिनकी रचना अच्छी होती थी उनको क्या माना जाता था, उनको प्रमाणित किया जाता था। ठीक है भाई, आपकी रचना बेहतर है, इसको प्रकाशित करो करके। तो कवियों की रचना के लिए, समझ में आ रहा है, विभिन्न कविताओं की रचना के लिए सम्मेलन होता था। इसी को क्या बोला गया है, संगम काल बोला गया है। इसी को बोला जा रहा है संगम। तो संगम काल क्या है, तो विभिन्न सम्मेलनों का काल है। इस सम्मेलन में पार्टिसिपेंट कौन करते थे, तो तमिल कवि, है ना। तो तमिल कवियों के सम्मेलन के काल को ही क्या बोला गया है, संगम काल बोला गया है। बात क्लियर हो रहा है। और मैं क्या बोला, इस तरीके से मुख्य रूप से देखा जाए तो कितने सम्मेलन हुए हैं, 3 सम्मेलन हुए हैं, जिसे 3 सम्मेलन हुए हैं। इसी को क्या बोला गया है, संगम कहा गया है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो संगम हुए कितने हैं, तो 3 संगम हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इन 3 संगम के बारे में जानना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस संगम काल के अंतर्गत संगम
काल के अंतर्गत मुख्यतः 3 संगम हुए हैं, 3 संगम हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये 3 संगम कौन कौन से हैं तो इसको हम लिखते हैं प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। ठीक है जी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम। प्रथम संगम है ना, अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की बात करेंगे। किसके संरक्षण में हुआ था उसकी बात करेंगे, कहाँ हुआ था और सदस्य कितने थे। ऐसा आप एक ना सदस्य, आप ना ऐसे एक ना चार्ट बना लीजिएगा मेरे जैसे, जैसा मैं बना रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अध्यक्षता किसने की थी, प्रथम संगम की, द्वितीय संगम की, तृतीय संगम की। संरक्षण किसने प्रदान किया था, किनके संरक्षण में हुआ था, कहाँ हुआ था और कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने कवियों ने पार्टिसिपेट किया था, इसकी बात यहाँ हो रही है। चलिए याद रखिएगा, प्रथम सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम संगम का आयोजन वो हुआ था अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में, अगस्त ऋषि। ठीक है, दूसरा जो हुआ था ये भी हुआ था अगस्त ऋषि के और बाद में इसमें इसकी अध्यक्षता तोलकपियर नामक व्यक्ति ने की थी। तो याद रखिएगा, तोलकपियर। ठीक है, और तीसरा जो हुआ था ये हुआ था नक्कीकर की अध्यक्षता में। नाम आपको याद रखना है। तो क्या बोल रहा हूँ, पहला कौन, अगस्त ऋषि। दूसरे में अध्यक्षता किसने की, अगस्त ऋषि ने की, और अगस्त ऋषि के बाद किसने की, तोलकपियर ने की। और तृतीय जो संगम था इसकी अध्यक्षता किसने की, नक्कीकर नामक व्यक्ति ने या विद्वान ने की। संरक्षण याद रखिएगा, इन तीनों को संरक्षण किनके संरक्षण में हुआ था, तो पांड्य शासकों के संरक्षण में ये तीनों का आयोजन हुआ था। ठीक है जी, तो याद रखिएगा पांड्य शासकों के संरक्षण में। कहाँ हुआ था, तो प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था मदुरै में। कहाँ हुआ था, मदुरै। अगर द्वितीय की बात करें तो ये हुआ था कपाटपुरम। एंड थर्ड वन की बात करें तो ये भी है आपका क्या, उत्तरी मदुरै, या मदुरै ही बोल सकते हैं, बाकी बुक में उत्तरी मदुरै लिखा है इसलिए मदुरै बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन और तृतीय सम्मेलन की अध्यक्षता उसके बाद किसके संरक्षण में हुआ था, तो याद रखिएगा ये तीनों जो संगम है तीनों पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। इसी को क्या बोल दिया जा रहा है, इसलिए मैं लिख दिया पांड्य शासन। कहाँ हुआ था, प्रथम हुआ था मदुरै में, द्वितीय कहाँ हुआ था, कपाटपुरम में, और तृतीय कहाँ हुआ, उत्तरी मदुरै में। सदस्यों, कितने सदस्य ने पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखिएगा 1549, 59 और 49, 1549, 59 और 49। अगर इसी को ना पांड्य शासक, कितने पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था, देखो एक बात तो यह क्लियर है कि तीनों संगम को पांड्य शासकों के संरक्षण में ही तीनों संगमों का आयोजन हुआ। ठीक है, अब अगर ये बात आ रही है कि कितने पांड्य शासक थे, उसकी बात अगर आएगी तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शासक कितने थे, कितने शासकों का संरक्षण प्राप्त था। चाहोगे तो आप लोग उसको इसी के बगल में लिख सकते हो, अब वहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। प्रथम में 89 शासक और ये इक्वल है 59 और 49। तो प्रथम संगम को 89 पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। द्वितीय संगम को किसने, 59 पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था, और तृतीय संगम को किसने, 49 पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ये क्या है, संगम काल के अंतर्गत 3 संगम का आयोजन हुआ है। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दिया सबसे पहले क्या संगम काल है क्या और इसके तहत कितने संगम का आयोजन हुआ। अब आता है संगम साहित्य। तो याद रखिएगा संगम साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले तो 3 महाकाव्यों के बारे में याद रखना है। 3 महाकाव्य, संगम साहित्य के 3 महाकाव्य या तमिल के 3 महाकाव्य, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। कुछ नाम मैं बता रहा हूँ यहाँ, 6 साहित्य मैं बताऊंगा जिनमें से 3 महाकाव्य हैं
और 3 और बताऊंगा, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा अपने को जानना है, किसने रचना की है, क्या है थोड़ा सा उनके बारे में, ठीक है जी। तो पहले आपका आता है पहला शिलप्पादिकारम। शिलप्पादिकारम है ना, तो याद रखिएगा शिलप्पादिकारम, ठीक है। शिलप्पादिकारम ये एक महाकाव्य है तमिल का। इसकी रचना जो की थी, इसके जो रचनाकार थे वो थे इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल, तो याद रखिएगा रचनाकार कौन था, इलांगो आदिगल, ठीक है। अब इसमें है क्या, तो इस जो ये महाकाव्य है इसका एक नायक है और एक नायिका है। इसका जो नायक है वो है कोलवन, कौन है, कोलवन, और नायिका जो है वो है क्या, कर्णगी। कर्णगी, तो कर्णगी इसकी नायिका है और कोलवन क्या है, इसका नायक है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, ये दोनों एक दूसरे से क्या किए, प्रेम करते थे और इन्होंने विवाह भी किया, ठीक है। इसके बाद ये जो कोलवन है ना, ये कोलवन क्या करता है, ये जो कोलवन है ये क्या करता है, माधवी नामक वेश्या से, माधवी नाम की एक स्त्री थी जिसको वेश्या का दर्जा प्रदान किया गया है, मतलब वेश्या थी ये, तो माधवी नामक वेश्या से क्या कर लेता है, प्रेम करने लगता है। मतलब क्या, अपनी पत्नी को इसका तिरस्कार कर माधवी नामक वेश्या से प्यार करने लगता है। इसे तमिल साहित्य का राष्ट्रीय काव्य का दर्जा दिया जाता है। तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य का दर्जा प्रदान किया गया है या प्राप्त है किसको, शिल्पाधिकारम को। तो याद रखिएगा शिल्पाधिकारम, इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। इसमें नायक कौन है, कोलवन है, और नायिका कौन है, कर्णगी है। इसमें बताया क्या गया है कि दोनों प्रेम करते थे, विवाह करते थे। उसके बाद इसने क्या किया, अपनी पत्नी का तिरस्कार करके किससे, माधवी से क्या कर लिया, इससे प्रेम करने लगता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और इसको तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य का दर्जा प्राप्त है शिल्पाधिकारम को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा आता है आपका मणिमेखले। मेखले है ना, या मैथिली लिखो, मणिमेखले, ठीक है जी, मणिमेखले। अब इसके रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा इसमें रचयिता है शीतले सत्यनार, ये रचनाकार है शीतले सत्यनार, ये मणिमेखले के रचनाकार है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो ये मणिमेखले जो है ना, ये एक युवती का नाम है। किसका नाम है, युवती। तो मणिमेखले नामक साहसिक युवती का वर्णन है। साहसिक युवती का क्या है, वर्णन है, याद रखिएगा क्या, मणिमेखले में। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, तिरुक्त देवर, तिरुक्त देवर ने इसकी रचना की है। नाम थोड़ा सा याद रखिएगा रचना का, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मणिमेखला और जीवन चिंतामणि, तो जीवक चिंतामणि क्या है, तिरुक्त देवर ने इसकी क्या की, रचना की है। अब इसका नायक कौन है, इस ग्रंथ में नायक कौन है, तो नायक है कौन, जीवक। नायक का नाम क्या है, जीवक, इसीलिए उसका नाम क्या है, जीवक चिंतामणि। ये जीवक क्या करता है, 8 रानियों के साथ विवाह करके, 8 रानियों से विवाह किया था, विवाह करके सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, सुखमय जीवन जी रहा था,
इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद ये क्या गया, जैन धर्म धारण करके सन्यासी बन गया। क्या बन गया, सन्यासी बन गया, इसका वर्णन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि और पहला मैं क्या बताया आपका शिल्पाधिकारम, ये तीनों ना तमिल साहित्य के 3 महाकाव्य हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इन तीनों ग्रंथ को, जिसमें आपका क्या रहे शिल्पाधिकारम और साथ में क्या मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि, ये तीनों जो है इन तीनों को तमिल साहित्य के महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ा सा याद रखना है, जैसे कि तोलक्कपियम, इस ग्रंथ की रचना किसने की है, तो याद रखिएगा तोलक्कपियर ने इस ग्रंथ की रचना की है। दूसरा आता है कुराल या कुरल, इसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की है। किसने की है, तिरुवल्लुवर ने। तो कुरल की रचना किसने की है, तिरुवल्लुवर ने। इसके बाद आपका आता है अहनानुरु। तो याद रखिएगा इसकी जो रचना की है रुद्र शर्मन ने। एक और जो आता है ग्रंथ का नाम, इस ग्रंथ का नाम है मरुगर रूपपादय। देखो नाम थोड़ा उटांग है, लेकिन क्या करोगे, द्रविड़ भाषा है, तमिल की बात हो रही है, साउथ इंडियन की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हमारे लिए हिंदी बेल्ट वालों के लिए नाम थोड़ा सा फुटांग लगेगा ही। ठीक है, तो मरुगर रूपपादय इसकी रचना की है नक्कीकर ने। तो तमिल साहित्य के अंतर्गत इन 4 के अलावा आपको 3 महाकाव्य जो मैंने बताया इसको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात क्या किया, हम लोगों ने बात किया तमिल साहित्य का। ठीक है, या इसी को हम संगम साहित्य भी बोलते हैं, या तो तमिल साहित्य बोलो या फिर क्या संगम साहित्य की। तो इस संगम साहित्य के अंतर्गत मैं आप लोगों को 3 महाकाव्य बताया, 3 महाकाव्य और साथ में 4 अन्य साहित्य बताया। अभी बताया मैं है ना, 4 अन्य साहित्य। अब याद रखिएगा इसी तमिल साहित्य से हमको चेर, चोल और पांड्य राज की जानकारी प्राप्त होती है। किससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है, चेर, चोल और पांड्य राज की जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे अधिक बार इन साहित्यों में चेर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सबसे अधिक बार इसका चेर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ साउथ का, अगर हम ये बना दें मैप थोड़ा सा, तो इस टाइप सा, या लंबा चौड़ा हो गया है। अगर साउथ को मैं ऐसे बना दूं तो ये आपका क्या है, ये वाला एरिया चेर का है, ये पांड्य है और ये चोल का है, सॉरी ये आपका पांड्य है, ये आपका चोल है और ये आपका क्या है, चेर है। तो ये सुदूर दक्षिण का जो राजवंश था, इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, इस तमिल साहित्य से प्राप्त होती है। और तमिल साहित्यों की जानकारी संगम काल से निकल के आ रहा है, इसलिए इसको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब इनके बारे में ना थोड़ा सा अपने को पढ़ना है, और अपने को पढ़ना कैसे है तो याद रखिएगा, ये जो साम्राज्य है चेर, चोल, पांड्य, इनके बारे में अपने को पढ़ना है प्रथम शताब्दी से लेकर तृतीय शताब्दी तक। ठीक है, प्रथम ईस्वी से लेकर तृतीय ईस्वी तक, या प्रथम शताब्दी से लेकर तृतीय शताब्दी तक इन तीनों शासन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। उसके बाद इन तीनों में से ये जो चोल है, चोल, इस चोल साम्राज्य का उदय फिर से होता है आकर 9वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में। तो उसको फिर से पढ़ना है चोलों का पुनरुद्धार करके।
या चोलों का पुनः विकास करके। बात समझ रहे हो हमें? अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये अब हम क्या बोलेंगे? सुदूर दक्षिण के वंश, सुदूर दक्षिण के वंश। तो सुदूर दक्षिण के वंश ये जो है ये कब से कब है? तो प्रथम ईस्वी से तृतीय ईस्वी, थर्ड ईस्वी, है ना? या कई जगह इसको प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व भी लिखा रहेगा, है ना? तो वो इंपॉर्टेंट उसमें कोई जाना नहीं है समय को लेकर कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से है या प्रथम ईस्वी से है। ऐसा कोई अपने को कभी क्वेश्चन कोई पूछने वाला नहीं है। अपने को जानना है कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है? तो ये जो सुदूर के दक्षिण वंश है इनका समय क्या मैं बोला हूँ? प्रथम ईस्वी से तृतीय ईस्वी तक। तो ये जो दक्षिण के वंश है इसे मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन से हैं? तो एक आपका चेर, दूसरा क्या है? चोल, और तीसरा क्या है आपका? पांड्य। अब ये जो मैं बता रहा हूं इसमें दक्षिण के वंश में ये जो चोल वंश है ना इसका फिर से उत्थान हुआ है बाद में 9वीं शताब्दी में। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम से तृतीय ईस्वी के बीच का समय। तो 9वीं शताब्दी में जब इसका उत्थान हुआ है उस दौरान जो हुआ है उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं प्रथम से तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व के बात हो रही है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है? अब चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। देखिए, प्रत्येक साम्राज्य का एक राजधानी था और एक प्रतीक चिन्ह था। तीनों का है ना? सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि इनकी राजधानी क्या थी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनकी राजधानी क्या थी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनकी राजधानी क्या थी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। उसके बाद थोड़ा सा शासकों की बात होगी। तो इनकी राजधानी थी वांजी। क्या थी? राजधानी थी वांजी और प्रतीक चिन्ह था धनुष। याद रखिएगा। इनकी जो राजधानी थी वो थी उरैयूर, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बाघ। किनका? चोल का। चोल साम्राज्य का जो राजधानी था वो उरैयूर था और क्या था? प्रतीक चिन्ह बाघ। इसी प्रकार इनकी राजधानी की बात करें तो ये था आपका मदुरै और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांप। तो सबसे पहले तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है? 3 वंश के बारे में, इनका नाम, इनकी राजधानी और इनका प्रतीक चिन्ह। अब थोड़ा सा ना इनके शासक के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले आता है क्या? चेर। तो अगर चेर वंश की मैं बात करूं तो इसमें आपको 3 शासक का नाम याद रखना है, ठीक है जी? 3 शासक। पहला शासक है आपका जिसका नाम है आपका क्या? उदयन जेरल। दूसरा जो नाम है उसका नाम है नेडुन जेरल। कहीं पर ना ये नेडुन भी लिखाएगा, आधा डा हो जाएगा, नेडुन जेरल, वो भी सही है, ठीक है? तीसरा आपका क्या? सेनगुट्टुवन। इलांगो आदिकल इसी का भाई था, सेनगुट्टुवन का, जिसने शिलप्पाधिकारम की रचना की है। चलिए, तो ये 3 शासक है, इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो याद रखिएगा, उदयन जेरल प्रथम शासक था इस वंश का। क्या बोल रहा हूं मैं? उदयन जेरल प्रथम शासक था। तो ये भाई प्रथम शासक था, चलो ठीक है, प्रथम शासक था। अब बात आ रही थी इसने क्या किया था? तो इसने विशाल पाकशाला का निर्माण कराया था। विशाल पाकशाला का निर्माण, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा इसको, है ना? आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। विशाल पाकशाला का निर्माण कराया था। पाकशाला मीन्स क्या? जहाँ पकवान बनते थे, ठीक है? तो पाकशाला का निर्माण कराया था और लोगों को भोजन करवाता था। ये इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि विशाल पाकशाला का निर्माण करवाया था और लोगों को भोजन करवाया था। इसी में याद रखिएगा पॉइंट की बोला जाता है इसमें महाभारत में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन कराया था। भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन कराया था।
याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक है, ठीक। तो ये 3 पॉइंट बस याद रखना है। प्रथम शासक विशाल पाकशाला का निर्माण कराया था, लोगों को भोजन करवाता था उसमें, और एक पॉइंट और कि इसने महाभारत में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन करवाया था। द्वितीय शासक है नेडुंजेरल। इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसने क्या किया था, हुड़ों को बंदी बना लिया था। हुड़ व्यापारियों को, हुड़ है ना, मैं बता चुका हूँ, हुड़ों का आक्रमण गुप्त काल में हुआ है, मध्य एशिया की बर्बर जाति है ना। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्कंद गुप्त के काल में खुश नवाज के नेतृत्व में क्या हुआ है, फिर तोरमाड़ और फिर मेहरकुल। तो ये जो हुड़ व्यापारी थे, इस हुड़ व्यापारियों को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, बंदी बनाया, और बृहद मात्रा में इनसे क्या किया, धन लूटा। तो आपको याद रखना है, हुड़ व्यापारियों के बारे में क्या बता रहा हूं कि इसने क्या किया था, बृहद मात्रा में धन लूटा था। किससे, हुड़ व्यापारियों से। थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो उदयनचेरन, नेडुंजेरल। अब आता है सेनगुट्टुवन। इसको बोला जाता है कि यह प्रसिद्ध शासक था इस वंश का। क्या, प्रसिद्ध शासक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये वाला। इसको लाल चेर भी कहते थे, याद रखिएगा, लाल चेर। तो लाल चेर किसको कहते थे, याद रखिएगा, लाल चेर किसको कहते थे, सेनगुट्टुवन को। इसने क्या किया था, पत्नी पूजा की प्रथा प्रारंभ करवाई थी। तो याद रखिएगा, पत्नी पूजा, आप लोग पूरा लिखेंगे इसको, ठीक है। क्या, इसने पत्नी पूजा की प्रथा प्रारंभ करवाई थी, जिसमें आदर्श पत्नियों की पूजा की जाती थी। आप लोग इसको पूरा लिख लेंगे। क्या, पत्नी पूजा की प्रथा प्रारंभ करवाई थी, जिसमें आदर्श पत्नियों की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सेनगुट्टुवन के बारे में। एक पॉइंट और अगर इसको बोलेंगे तो इसमें यह बोला गया है कि इसने गंगा नदी को पार करके उत्तर में चढ़ाई की। गंगा नदी को पार करके उत्तर में क्या की, चढ़ाई की। चढ़ाई की मतलब क्या, उत्तर के साम्राज्य को भी जीता है, ऐसा मतलब इसके बारे में बोला जाता है। क्या, तो याद रखिएगा, सेनगुट्टुवन को लेकर कुछ पॉइंट। पहला क्या बोल रहा हूँ कि प्रसिद्ध शासक था, इसको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। इसने पत्नी पूजा की प्रथा प्रारंभ करवाई थी, और पत्नी पूजा प्रथा के तहत जो आदर्श पत्नियाँ होती थी, अच्छी पत्नियाँ होती थी, उनकी पूजा की जाती थी। और साथ में मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसने क्या किया था, गंगा में क्या की थी, गंगा नदी को पार करके उत्तर की ओर चढ़ाई की थी। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं, आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए, तो ये क्या हो गया, चेर। अब आता है हमारा दो और, एक हो गया चोल और एक क्या होगा, पांड्य। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना है। चोल में आप एक राजा याद रखिएगा, करिकाल। यह चोल का एक प्रसिद्ध शासक था, करिकाल। ठीक है, नाम याद रखिए। चोलों का पुनरुत्थान पढ़ना है, 9वीं शताब्दी वाला, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रथम से तृतीय शताब्दी के मध्य में जो चेर चोल पांड्य है, इनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ना है आपका, एक पढ़ना है मेडियोन शासक था, है ना, और दूसरा था आपका क्या, नेडुंजेलियन। क्या बताया, एक कौन था, यहां लिखा है क्या, मेडियोन, और दूसरा क्या, नेडुंजेलियन। ठीक है, तो ये कौन था, पांड्य शासक। और चोल में आपको एक प्रसिद्ध शासक हुआ है करिकाल, इसका नाम याद रखना है। ठीक है, अब करिकाल के बारे में क्या जानना है, तो याद रखिएगा, करिकाल ने क्या किया था, चेर समकालीन अपने समय के चेर और पांड्य शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। तो चेर एवं पांड्य शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। तो याद रखिएगा, क्या किया था, पराजित किया था। ठीक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है। कावेरी पत्तनम नामक नगर की स्थापना की। कावेरी पत्तनम
नामक नगर की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर इसने क्या कराया था, तो 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण करवाया था। 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण कावेरी नदी के तट पर करिकाल ने कराया था, जो प्रसिद्ध शासक था चोल साम्राज्य का। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। करिकाल क्या, चोल साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था, समकालीन चेर और पांड्य शासकों को पराजित किया, कावेरी पत्तनम नामक नगर की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर क्या किया, 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण कराया। अब आता है पांड्य शासक, है ना। तो पांड्य शासक में इसका प्रथम शासक कौन था, नेडियोन, है ना, नेडियोन। अब नेडियोन के बारे में याद रखिएगा, इसने समुद्र पूजा की प्रथा प्रारंभ कराई थी। तो एक पॉइंट ये कि समुद्र पूजा की प्रथा प्रारंभ कराई। चलो एक पॉइंट याद रखिएगा, बस एक ही पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी चलो, अब लिखा मिलता है बुक में तो पढ़ रहे हैं। नेडुजेरियन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में दूत भेजा थे या राजदूत भेजा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन, नेडुजेलियन जो शासक था पांड्य वंश का, इसने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजा था। तो ये जो आपका हुआ चेर, चोल और पांड्य, इन तीनों के बारे में मैं आपको बता दिया। और तीनों का जो आपका मेन चीज़ क्या था, कौन इनकी राजधानी है और कौन इनका प्रतीक चिन्ह है, इसके बारे में हम लोग बता दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं आपको जो बताया हूँ, एक बार रिवीजन कर लो। संगम काल, जिसमें अपने को पढ़ना क्या था, संगम साहित्य और वंश। तो संगम काल क्या है, तो यह एक सम्मेलन का काम है। तमिल कवियों के सम्मेलन का जो समय है उसी को क्या बोला गया है, संगम काल कहा गया है, जिसमें तमिल कवि क्या होते थे, एकत्र होते थे और अपने कवियों को, अपनी रचनाओं को क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे और उनका प्रकाशन होता था। ठीक है, तो अभी तक संगम काल में क्या हुए, ऐसे 3 सम्मेलन हुए और इन तीनों सम्मेलनों की मैं क्या किया, आप लोगों को जानकारी दिया। प्रथम सम्मेलन अगस्त ऋषि, ठीक है, पांड्य 89 पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया, मदुरै में हुआ और 549 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। द्वितीय संगम फिर से अगस्त ऋषि ने अध्यक्षता की, लेकिन बाद में उसके बाद किसने की, तुगलक कपियर ने की। 59 पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, कपाटपुरम में हुआ और कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, 59। अगेन क्या हुआ, तृतीय नक्कीकर थे, कहाँ हुआ, मतलब कितने शासक थे पांड्य के, तो 49 पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। कहाँ हुआ था, उत्तरी मदुरै और 49 सदस्यों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो हमने पढ़ा संगम, है ना। इसके बाद मैं क्या बताया, 3 महाकाव्य। तो पहला क्या है, सिलप्पादिकारम, इलांगो, आदिगल, कोलवन, कर्णगी और क्या, माधवी। नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा इनका पात्र याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा चीज मैं क्या बता रहा हूँ, मणिमेखला एक युवती का नाम था। इसी के बारे में क्या है, इसमें रचना मिलती है। जहाँ से ना सिलप्पादिकारम की कहानी खत्म होती है, वहीं से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। ये इसका जस्ट उसका अगला पार्ट है। लिखा किसने है, तो शीतलय सत्यनारायण ने। जीवक चिंतामणि तिरुतक देवर, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या, नायक कौन है, जीवक ही है, 8 विवाह करता है, बाद में जैन धर्म धारण करके सन्यासी बन जाता है। तो विग्रह वाला कहानी है। इसमें से ये वाला जो ग्रंथ है, इसको क्या बोला गया है, तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य का दर्जा प्राप्त है, सिलप्पादिकारम को। इसके अलावा मैं आपको क्या बोला, कुछ ग्रंथ और नाम याद रखिएगा। तोलकपियम, जिसकी रचना, ये रचनाकार है, ठीक है, ये रचनाकार है, किसने किया है, तोलकपियर ने। कुरल तिरुवल्लुवर ने, अहनानुरु रुद्र शर्मन ने और मरुगर रुपादय नक्कीकर ने। अब मैं क्या बोला कि भाई इन तमिल साहित्यों से हमको क्या मिलती है, चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है और सबसे अधिक बार इसमें चेर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, उसके बाद मैं क्या बताया, प्रत्येक साम्राज्य की अपनी राजधानी थी और प्रत्येक का क्या था, प्रत्येक चिन्ह था। चेर की वांजयी राजधानी थी, धनुष प्रत्येक चिन्ह। चोल का क्या था, उरैयूर राजधानी, बाघ चित्र। पांड्य का क्या था, मदुरै,
राजधानी और क्या सापचित्र। ये उरैर राजधानी है ना, ये अभी के लिए है। बाद में जब चोल साम्राज्य आएगा 9वीं शताब्दी में, तब यह राजधानी तंजौर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक और था गंगैकोंड चोलपुरम करके एक और राजधानी बनेगी। तो लेकिन अभी क्या है, उरैयूर है। 9वीं शताब्दी में पढ़ेंगे तब दूसरा आएगा। ठीक है। चलिए, उसके बारे में थोड़ा सा बोला, क्या नाम याद रखिएगा। चेर के 3 शासक उदयनचेरल महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया था और विशाल पाकशाला का निर्माण कराया था। नेडुंचेरल हुड़ व्यापारियों को बंदी बना के क्या किया, धन लूटिया। उसके बाद क्या, शेनगुट्टू वन सबसे प्रतिष्ठित शासक जिसने क्या किया, लाल चेर की उपाधि धारण की थी, पत्नी पूजा, और साथ में क्या मैं बताया, गंगा नदी को पार करके उत्तर में क्या किया था, अभियान किया था। चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक करिकाल हुआ। समकालीन चेर और पांड्य को क्या किया, पराजित किया। कावेरी पत्तनम नामक नगर की स्थापना की और नदी पर बांध का निर्माण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बांध याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, पांड्य में नेडियोन और क्या, नेडुचेरियन समुद्र पूजा का आरंभ कराया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या नेडुचेरियन करके है ना, क्या रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में क्या भेजा था, राजदूत भेजा था। तो ये देखो, सुदूर दक्षिण के इतिहास के तहत हमने अभी क्या पढ़ा, संगम साहित्य पढ़ा। इसके अगले क्लास में ना मैं आपको ना चोल साम्राज्य का पुनरुद्धार को इसका क्लास लेके आऊँगा और फिर हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा, बिल्कुल है ना, हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।